in progress. Chalo, let's start our class. We are doing questions, paper 2 questions on reformation. तो थोड़ा आगे बढ़ना, बहुत पीछे बैठे हो तो 2-3 बच्चे आएंगे, थोड़ा आगे आ जाओ, ये बैठ के तो 2-4 बच्चे जो जवाब दे रहे, देखो अब हम शुरू करते हैं। तुम लोग अपनी पास पेपर बुक्स निकाल लो, अपने हाँ सर, तो निकालो। देखो अगर कोई ईयर नंबर मैच कर दिया तो ओपी लिख लेंगे। आप दोनों मुझे बताओ, ये है मेरे पास क्वेश्चन है नवंबर 20। देखो ये वाला क्वेश्चन हमको पड़ेगा के पास जो बुक से नवंबर का है, या तो स्क्रीन नवंबर 20। Therefore, it states that the force on an object, the elastic spring, is directly proportional to the section of the square. ठीक है, कुछ सबसे पहले हुक्स लॉ की डेफिनेशन जायान ने बता दी। जल्दी बताओ कि हुक्स लॉ होता क्या है? सर वो हाँ, लोड, वेरी गुड, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। पूरा बताओ, लोड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट हैज नॉट एक्सीडेड। इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई। चलो आगे पढ़ो। बोर्ड से अगर देखो तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम अपने पास कॉपी खोल लो और मुझे हेल्प करके जो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कर लो और ईयर नंबर डाल दो, बस ये प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ सर, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिल्कुल। चलो अब पढ़ो। कहते हैं अ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, अ कंप्रेसिव फोर्स F is applied to the other end. The variation of the force F with the compression of the spring is shown. जब तुम पेपर में ये ग्राफ देखो तो y एक्सिस पे क्या है? लोड, और x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे x का मतलब वो क्या बता रहे हैं? द वेरिएशन काट लगा लिया, अटेंडेंस लग गया फिर जैसा बुक है। x जो है वो कंप्रेशन है, और इसका मतलब इस सवाल में x का मतलब होगा E। Show that the elastic potential energy of the spring is 0.64। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जायान और आप दोनों बताओ कि क्या वो एरिया होगा? यस सर। y एक्सिस पे लोड है, x एक्सिस पे एक्सटेंशन है। मैं इसको ऐसे शेप कर देता हूं। अब तुम लोग बताओ ये शेप क्या है? ट्रायंगल है। ये शेप ट्रायंगल है। दरवाजा बंद करना चाहिए। आराम से जाओ।
मैंने मैसेज किया था मैं पेपर्स रिवीजन शुरू कर रहा हूँ आज से। आज नहीं खत्म हो जाए तो फिर तरीका ये होगा कि मैं एक एक चैप्टर तुम लोगों को देता जाऊंगा रिवाइज से पहले। हाँ, थोड़ा सा तुम लोग रिवाइज कर लो, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेंगे। यार अगर आप रुक रहे हो तो मसला नहीं, तो दरवाजा बंद कर वैसे भी करना है पर 5 मिनट आराम से अरे भाई मैं अपना लगा लूं कार्ड, मैं लगा लूं अपना कार्ड, ये जल्दी है इनको फिर आज क्या करेंगे पास किसके इंफॉर्मेशन टाइम लगा के जाना चाहिए। हमारा पैक कर दिया चाय सब पहुंच रहा है। एग्जाम्स आ गए।
शुरू किया था, बताओ हुक्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है? Load is directly proportional to extension provided the limit of elasticity is not exceeded. Repeat करो, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? Load is proportional to extension provided elastic limit is not exceeded. शाबाश। अब आगे देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है, एग्जामिनर कहता है कि उसने ये ग्राफ बनाया है लोड अगेंस्ट किसके? कंप्रेशन। क्या कंप्रेशन एक्सटेंशन ई का दूसरा नाम है? इस लोड एक्सटेंशन ग्राफ की पहचान ये होती है कि वो किससे गुजरता है? जीरो से गुजर गया। कहते हैं कि शो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग अगर कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो तो ईयर नंबर डाल दो और सॉल्व में थ्योरी मुझे ओरल बताते जाओ, न्यूमेरिकल साथ लिख के करो। क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राफ का एरिया होता है? जब भी तुम एएस में एरिया का सवाल सॉल्व करो, हमेशा याद रखो कि एरिया के सवालों में ये जरूर देखो कि y पर कौन है और x पे कौन है। क्या y पे लोड है और लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया क्या शो करता है? और क्या ये ट्राइंगल बनी हुई है? और ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू, ठीक है। क्या एएस में यूनिट कन्वर्जन सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त? क्या हर सवाल में यूनिट कन्वर्जन घुसती है? ये बताओ कि एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू 8 करूं, 8 को कन्वर्ट करूं, अच्छा हाफ इंटू 8 into 16 into 10 to the power, very good, 16 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर से मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या हमें ये शो करना है? तो 0.64 जूल ये हमने शो कर दिया। हाँ, गुड क्वेश्चन आलिया ना। हाँ, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कौन से बड़ा सिंपल होनी चाहिए जितनी क्वेश्चन में है। अगर सवाल में क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट हैं तो आंसर में भी 2 होंगी। तो रूल मैंने आपको बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से आगे पढ़ो। द स्प्रिंग इन बी इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट अ टॉय कार along a track from point X to a point Y as illustrated। ये उसको ऐसे पंच करेगा स्प्रिंग को और स्प्रिंग की एनर्जी से ये उस गाड़ी को मूव करेगा। द स्प्रिंग इज इनिशियली गिवन अ कंप्रेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक्सटेंशन है? बोलो, ठीक है। द कार ऑफ मास, तो ये क्या हो गया? कार का मास हो गया। Against one end of the compressed spring, when the spring is released, it projects the car forward. The car leaves the spring at point X with kinetic energy that is equal to initial elastic potential energy। क्या इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी निकली है ये इलास्टिक पोटेंशियल है। जब ये स्प्रिंग को छोड़ेगा तो यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? और यही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। आगे पढ़ो। द कार फॉलोज द ट्रैक अराउंड अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस 0.12। ये उसने हमें रेडियस दे दिया। then passes point Y, assume that the friction and air resistance are, एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्टेड है और फ्रिक्शन भी नेग्लेक्टेड है। तुम लोग किस तरह, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में ना हो तो तुम एक कॉपी निकाल लो, रैंडम कॉपी सामने रख लो और फॉर्मूला लिखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, इससे तुम्हारी रिवीजन होगी। ये अच्छा सा पॉइंट याद रख लो कि अगर तुम लिखोगे नहीं तो ये सिर्फ मेरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैंने तो पेपर नहीं देना। लेकिन अगर तुम लिखोगे तुम्हारे हाथ से गुजरेगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो आजकल एक मीडिया फॉर्म है। तो अगर तुम उस पर सॉल्व करते हो और तुम फॉर्मूलाज लिखते हो, कैलकुलेटर यूज करते हो, तो पास पेपर की क्लासेस तुम्हें बेनिफिट करेंगी।
अदरवाइज ये पता है सबको कि फिर प्रॉब्लम अनलेस में क्या होती है। स्पीड ऑफ द कार एट एक्स, अब ये देखना पड़ेगा कि एक्स की पोजीशन है कहां पर। ये ऐसे राउंड करके घूमेगा और एक्स वाली पोजीशन ये है। जब ये उसको छोड़ेगा तो क्या एक्स इनिशियल पोजीशन है? फिर वो काइनेटिक वाला तो अब ये जो एनर्जी है 0.64, इसको काइनेटिक बना दें। हाफ एम स्क्वायर ठीक है, इसको काइनेटिक बनाओ और 0.64 को 0.64 को मैं इक्वल कर दूं किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के। वैसे तो ये होना चाहिए, अगर आप एक स्मार्टर सोल्यूशन कर रहे हो तो ये होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू चूंकि इनिशियली रेस्ट पर है तो यू को क्या कर दो? 0 कर दो, बात नहीं होगी प्लीज। और अब मुझे बताओ कि इसका जो मास दिया है वो कितना है? 0. ठीक है, अब तुम लोग कैलकुलेटर निकालो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुझे कोई बच्चा फाइल बैठा दिखेगा तो वो उठ के चला जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें मिलकर सॉल्व करके दे, वो बैठे। 4.1 इसमें एक आंसर मिल रहा है, ये बता रहे 4.1। Sir, one होगा। लेकिन अब इसमें सिग्फिक कितने रखूं? जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था, ये बताओ 0.12, जैसे उसने जो डेटा दिया है इसमें कितने सिग्फिक हैं? 0.12 में 2 सिग्फिक हैं, और पीछे जो मासेस वगैरह दिए हुए वो भी 2 है। सब में 2 सिग्फिक है। तो आंसर को 4। अच्छा, कोई आंसर भी चेक करता जाए जिसके पास ये रो पेपर या कुछ ऐसी डिवाइस हो सकती है, तो वो इस पर मार्किंग स्कीम साथ चेक करके बताता जाए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द लूप, ये व्हीकल यहां से निकलेगी और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। क्या ये टॉप आ जाएगा? क्या ये लूप का, क्या इस लूप का ये टॉप आ जाएगा? अब बताओ, टॉप पर आने का मतलब ये है कि क्या ये व्हीकल, क्या ये टॉय कार इतनी हाइट ट्रेवल करेगी, और क्या ये हाइट इस सर्कल का डबल ऑफ रेडियस है? क्यों डबल ऑफ रेडियस? क्यों? क्या ये डायमीटर है? डायमीटर है। अगर ये उसका डायमीटर है, अब इसको सॉल्व कर, हाइट आ गई। अब मुझे बताओ कि मैं इसमें पूछ रहे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, इसने तमाम एयर रेजिस्टेंस वगैरह हटा दी है, तो एमजीएस ले आओ। इसमें एक सजेशन है कि जब ये गाड़ी ऊपर जाएगी, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो ऐसा करो कि पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ए लेवल में कैसे लिखते हैं? डेल्टा ईपी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच, ये ए लेवल में लिखने का तरीका है। तुम इसमें बताओ मास कितना है? 0.076, जी की वैल्यू 9.81, और रेडियस कितना है? 0.24 मतलब 0.12 को डबल कर दो 0.24 तो 0.12 इंटू 2, इससे पोटेंशियल एनर्जी 0.18। ये एनर्जी चली गई, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई पोटेंशियल में। इसके पास काइनेटिक कितनी थी? जरा देख के बताओ, काइनेटिक कितनी थी इसके पास? और 4.1 की स्पीड थी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 0.64 में से कितनी एनर्जी गई पोटेंशियल में? इसने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो अब क्या मैं इनको माइनस कर दूं? 0.64 माइनस 0.46। तो सही इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आ सकता? वो पहले लगा दिए बेटा, कि जब तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया तो उससे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी मिल गई। थ्योरी क्या है कि अगर कोई चीज अपने इनर्शिया से ऊपर जाएगी तो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने किया पोटेंशियल एनर्जी गई, उसको हमने काइनेटिक से माइनस कर दिया, तो ये पता चल गया
है। अब पढ़ो, कहते हैं द स्पीड ऑफ द कार एट वाई, पता है उसकी काइनेटिक कितनी है। काइनेटिक का फॉर्मूला दोबारा लगा लें और अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये होगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऊपर अंडर रूट आएगा। अंडर रूट क्यों आएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.076। अब देखो इस तरह तुम लोग मेरे साथ अगर लिख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस होगी, ये तुम्हारे हाथ से गुजरेगा, तुम्हें याद होगा। मेरा बताना मकसद है अगर आप इसको देखते रहोगे ये कुछ नहीं होगा। सॉल्व करने के लिए तुम अपनी बुक्स लेकर आओ, वो नहीं है तो रजिस्टर पे सॉल्व कर लो, डजंट मैटर। असल चीज तुम्हारे ब्रेन से गुजरना है। कौन सी, वो तो उसका फॉर्मूला है। In practice, a resistive force due to friction and air resistance acts on the car so that its kinetic energy at y, प्रैक्टिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी y पर कितनी रह जाती है। क्या इसने शुरू में एज्यूम किया था कि देयर इज नो रेजिस्टेंस टू मोशन, और बाद में क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं ए रेजिस्टेंस है। determine the average resistive force acting on the car for its movement from x to y। और इसकी जो मोशन है ये इसकी पोजीशन है x, और इसकी ये वाली पोजीशन क्या है, y है। ये ऐसे पूरा ऊपर से चक्कर लगाएगा और फिर वापस आ जाएगा नीचे। ये बताओ अगर ये ऐसे चक्कर लगा के वापस आए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पूरी रिकवर हो जाएगी। अगर ये पूरा चक्कर लगा के वापस आता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी रिकवर हो जाएगी। अगर ये ऊपर गया और फिर वापस आ गया तो क्या पोटेंशियल पूरी रिकवर हो जाएगी, बोलो। जब आप ऊपर जाते हैं पोटेंशियल बढ़ती है, सारी तुम्हारी फीडबैक यहाँ मिल जाए। जब आप ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ती है, काइनेटिक कम होती है। जब वापस आओगे तो काइनेटिक बढ़ेगी। अगर हम इसमें ये पहले ज़हन में क्लियर कर लें कि सर्कल लगाने के बाद ये वापस आ गया, ये है 0.3 मीटर और ये वाला पैच कितना है। सर्कल को इंक्लूड करूं या हटा दूं, ये सर्कल जब वापस नीचे आ जाएगा, जब ये घूम के वापस आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक वही आ जाएगी जितनी ऊपर से लूज हुई थी, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल से वापस कन्वर्ट हो गई। अब सवाल पढ़ो, कहता है इन प्रैक्टिस अ रेजिस्टिव फोर्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द कार, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी एट y is 0.23 joule and less than the kinetic energy at x। x पे कितनी थी, देखो जरा सब लोग, x पे एनर्जी कितनी थी, और y पे जो एनर्जी है, y पर एनर्जी पहुंचते पहुंचते कितना कम हो गई। तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर x पे एनर्जी 0.64 थी तो y पर कितनी होगी। 0.64 माइनस कर दूं 0.23 कितनी हो जाएगी, 0.41। चलो ये पहला स्टेप हो गया। अब बताओ, determine the average resistive force acting on the car for the movement x to y। क्या हम x to y डिस्टेंस देख सकते हैं, x to y डिस्टेंस पता कर सकते हैं। What is the distance x to y? 0.55। तो मैं लिखता हूं डिस्टेंस x y 0.3। तो मैं वर्किंग हमेशा पूरी करनी होगी, फिर तुम इसको ऐड करते हो तो 0.55 हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, डिस्टेंस निकल आया 0.55। अब मुझे बताओ कि मैं तो फोर्स निकालनी है मुझे, तो क्या फोर्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला क्या फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ वर्क डन कितना है? 0.41 रखो और फोर्स निकालना है मुझे और सेपरेशन कितनी रखूं? 0. सॉल्व करो। 0.75 मैंने आपको प्लान बता दिया है। जो बच्चे आते रहेंगे, जब तक आप आते हैं, जब तक आप साथ दे रहे हैं, आप एक असूल याद रखें कि आपने इस सिलेबस को शुरू से शुरू करके आखिर तक रिवाइज करना है। टॉपिकल अभी चलाइएगा और 15 मार्च 20 मार्च तक टॉपिकल करें। ए लेवल में, एक्चुअली ए लेवल में जो ईयरली है ना, वो बाद में शुरू करने चाहिए। पहले पूरा टॉपिकल कंप्लीट कर लो। मैंने तुम लोगों को जो टॉपिकल क्लासेस कराई हैं वो ऑनलाइन पर अभी भी प्रोटेक्टेड पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। अब तुम में से जिनके पास पास्ट पेपर है, अगर नहीं है तो आप ईयर नंबर डाल दो। ये है नवंबर 2020, पेपर है 2-1 और क्वेश्चन नंबर है 4। अब तुम लोग मुझे बता दो, पीछे नहीं बोलो प्लीज, पीछे नहीं बोलो, चलो बताना शुरू करो। मुझे थ्योरी ओरल बता दीजिए। फाइंड फॉर अ वायर, इसने तुम्हें एक हिंट यहाँ दे दी है। डिफाइन फॉर अ वायर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एरिया। तो मैं इसमें क्या लिखूं? स्ट्रेस इज द लोड या फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल। जब तुम डेफिनेशंस लिखो इस तरह की तो तुम याद रखो कि एरिया कौन सा वाला इन्वॉल्व होता है? क्रॉस सेक्शन का। अच्छा, स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्सटेंशन अपॉन लेंथ होता है? जी सर। अब बताओ, स्ट्रेन को डिफाइन करो। इट इज द एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। गुड, पढ़ो। A school experiment is performed on a metal wire to determine the यंग मॉड्यूलस। क्या यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है? क्या यंग मॉड्यूलस एक कांस्टेंट है? चलो अब पढ़ो। ऑफ द मेटल अ फोर्स इज अप्लाइड टू वन एंड ऑफ द वायर which is fixed at the other end. The variation of the force with extension of the wire is shown. ये जो ग्राफ है इसके y एक्सिस पे लोड है और x एक्सिस पे एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ origin ले रहे। The maximum force applied to the wire is F1. The gradient of the graph line is capital G. The wire has initial length capital L and cross-sectional area A. Find an expression in terms of A, G and L for young modulus. अब ये बताओ, young modulus का क्या एक फॉर्मूला ये भी होता है? FL upon AE। यंग मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला ये भी है, FL अपॉन AE। हम अगर इस फॉर्मूले का सोचें तो ये बताओ, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है G, क्या वो F अपॉन X है? जी सर। ठीक है, F अपॉन X। और क्या X इस सवाल में E है? तो मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, FL अपॉन AX। क्या L की जगह कैपिटल L कर दूं? जी सर। ये कंफर्म कर लो, एल क्या चीज है? एल एक्सटेंशन है या? हाँ ठीक है, एल। अच्छा अब बताओ, इसमें यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूला में मैं एफ अपॉन एक्स को अलग कर लेता हूं और ये जो लेंथ अपॉन एरिया है इसको अलग कर लो। क्यों ऐसा करो? जी इनपुट हो जाए तो एफ अपॉन एक्स की जगह क्या लिखो? जी एल अपॉन उसमें कहा ए जी और एल, तो ये उसकी फॉर्म बन गई। साथ साथ लिखो और साथ साथ जैसे मैं डिराइव कर रहा हूं मेरे साथ इसको डिराइव करो ताकि तुम्हारे हाथ से गुजरे और तुम्हें याद हो। अगर तुम इस तरह पास पेपर करोगे दिक्कत, तो तुम्हें इसको बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब पढ़ो। A student repeats the experiment in B part 1 using a new wire that has twice the diameter of the first wire. The initial length of the wire and the metal of the wire are unchanged. जब ये कहता है कि मेटल नहीं बदला
तो क्या यंग मॉड्यूलस वही रहेगा? अगर वही मेटल है तो यंग मॉड्यूलस नहीं बदलेगा। क्या इस केस में जो मटेरियल बदल नहीं रहा, साथ में लेंथ भी वही रख रहा है? ड्रॉ द ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द न्यू वायर फॉर द फोर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम F is equal to 0 to F is equal to F1। न्यू वायर में क्या बदला इसके? एरिया बदल दिया। ये बताओ इस चैप्टर में एरिया का फॉर्मूला ये होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। इसने बताओ एरिया को ट्वाइस कर दिया, डायमीटर को ट्वाइस कर दिया। अगर ये डायमीटर को ट्वाइस करेगा तो एरिया इंटू 4 हो जाएगा। बाय 4 सॉरी आप क्या हो भाई, आखिरी साल समझो इसको। शाबाश बताओ, अगर कोई चीज स्क्वायर हुई हो, अगर किसी स्क्वायर आइटम को आप स्क्वायर आइटम को इंटू 2 करें तो वो आखिर के पावर तो लेगा ना। तो जब पावर लेगा तो क्या हो जाएगा? पावर अगर पावर लेगा तो अगर 2 का स्क्वायर करे तो क्या आएगा? तो 4 हो गया। अब तुमने पीछे जो फॉर्मूला बनाया है ये वाला देखो, कुछ बताओ कि ग्राफ को मैं किस तरह रीड्रॉ करूं। जो लाइन बनेगी होगी तो स्ट्रेट, लेकिन वो लाइन इस लाइन के नीचे आएगी या इस लाइन के ऊपर जाएगी? क्या ग्रेडियंट कम कर दूं या ग्रेडियंट बढ़ा दूं? मैं ग्रेडियंट को सब्जेक्ट बना रहा हूं, जरा मुझे बताना, मैं जी को सब्जेक्ट बना रहा हूं। G इज इक्वल टू ई ए अपॉन एन। क्या ई सेम है? ई क्यों सेम है? लास्ट लाइन बेटा बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो, कहना चाहिए यार अपने। देखो हाँ, एरिया जो है वो तो चेंज हुआ, एल सेम है। बोलो एल सेम है, क्या चीज बदली है? एरिया बदला। एरिया इंटू इंटू 2 नहीं हुआ, इंटू 4 हुआ है। तो क्या ग्रेडियंट 4 से बढ़ेगा? एरिया उसके साथ प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना। अगर एरिया उसके साथ प्रोपोर्शनल है तो क्या जी बढ़ जाएगा? यहां कैसे दिखाऊं? ग्राफ कौन सा होगा? क्या मैं ऑप्शन 1 लूं या ऑप्शन 2? 2 क्यों लूं? गुड, शाबाश भैया। छोटा बन रहा ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ग्राफ की लाइन फ्लैटर हो जाएगी या स्टीपर? स्टीपर हो जाएगी। जो वजह ठीक है अली जी भी ठीक है, लेकिन असल चीज तो ये है ना कि तुमने कैलकुलेशन से प्रूफ कर लिया कि ग्रेडियंट कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। अच्छा पढ़ो। Another student repeats the original experiment, increasing the force beyond F1। जब ये ग्राफ मुड़ना शुरू कर देता है, देखो यहाँ पर ये चीज, तो क्या हुक्स लॉ खत्म हो जाता है? ठीक है। टू अ न्यू मैक्सिमम फोर्स F2 द न्यू ग्राफ ऑब्टेन इज शोन। क्या स्ट्रेट लाइन तक हुक्स लॉ ऑब्टेन होता है? बोलो शाबाश बोलो। ठीक है, और जब लाइन मुड़ना शुरू करती है तो उसका मतलब है अब प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो गई। ऑन फिगर 4.2 शेड एन एरिया दैट रिप्रेजेंट द वर्क डन टू एक्सटेंड द वायर व्हेन द फोर्स इज इंक्रीज F1 टू F2। तो क्या ये वाला पोर्शन वो वर्क डन है? यहाँ लोड है और यहाँ एक्सटेंशन है। आपने सिर्फ वो एरिया शेड करना है विच इज द वर्क डन टू एक्सटेंड द वायर, तो आपने वो एरिया सिंपली शेड कर दिया। आगे पढ़ो। एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट कैन चेक दैट द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर वाज नॉट एक्सीडेड व्हेन फोर्स F2 वाज अप्लाइड। अगर वो फोर्स हटाए और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस पे वापस आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है आप जब थ्योरी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसके मार्क्स देखेंगे। लाइनें तो 3 है, लेकिन जब आप क्या लिखोगे कि रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स and see if the object returns to its original dimensions, the elastic limit is not ओरिजिनल शेप नहीं, शेप नहीं, डायमेंशंस बोलो ना, वो ज्यादा सिक्योर है। Each student in the class performed the experiment
the teacher describes the values of the young modulus calculated by the student as having high accuracy and low precision. High accuracy and low precision, क्या ये चैप्टर 1 का टॉपिक है? चैप्टर 1 2 मिला ले तो आजकल को 1 मर्ज किया हुआ, लेकिन वैसे हमने जब किया था तो हमने इसको 2 करके किया था. Explain what is meant by low precision. अगर तुम्हारी वैल्यूज आपस में करीब ना हो उसको क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारे आंसर्स आए 2 5 20 100 1, ये क्या है? हाई प्रिसीजन है या लो प्रिसीजन? तुम्हारे आंसर्स आए 2 2.1 1.9 2.2, ये क्या है? ठीक है. एग्जाम्पल को क्या बोलूं कि लो प्रिसीजन क्या होती है? जिसमें परसेंटेज डिविएशन कम हो या ज्यादा हो. तो आंसर क्या लिखोगे? व्हाट इज मेंट बाय लो प्रिसीजन? अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इन विच परसेंटेज डिविएशन इज हाई. गुड. तो हमने देखो 2 क्वेश्चन किए और मैंने आपको बताया था कि ऑनवर्ड जो क्लासेस है, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसी तरह मूड बनाकर आए. नहीं आना चाहते तो अपनी चॉइस है. मैंने आपको समझा डिविएशन का मतलब फ्लक्चुएशन बेटा, जैसे 2 से 5 डिविएशन 3 है और 2 से 2.1 डिविएशन 0.1 है. ये लो प्रिसीजन कहलाता है और ये वाला हाई प्रिसीजन कहलाता है. ठीक है. तो आज का काम यही है. अटेंडेंस हम अपनी मर्जी से देखेंगे इंशाल्लाह. बेफिक्र होके